स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 10 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, हम आपको इस वीडियो में टॉप 5 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 4 और 6 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग कक्षा 10 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए, इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। अब देखिए, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश में से एक घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाता है, तथा यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है तो वह 1/4 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, पहले दो संख्या को मानेंगे। चलिए यहाँ पे मानकर बताते हैं, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं माना पहली संख्या। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना पहली संख्या x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, दूसरी संख्या मानेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे दूसरी संख्या। ठीक, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा यहाँ पे y। ठीक है, देखिए यहाँ पे माने हैं माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ था तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे भिन्न। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पे भिन्न। भिन्न आपका क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x/y। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश में से एक घटाया जाता है। देखिए यहाँ पे ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि किसी भिन्न के अंश में से एक घटाया जाता है, तो देखिए यहाँ पे अंश जो है उसमें से घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले प्रश्न के अनुसार। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो अंश है इसमें से एक घटाएंगे तो यहाँ पे जाएगा x-1, फिर बटे में यहाँ पे y है तो y लिख देंगे, फिर बराबर लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तो 1/3 हो जाती है, यानी कि बराबर लगा के लिख देंगे 1/3। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो 3 से गुणा करेंगे इसमें ऊपर वाले में, तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे पहले x में, तो यहाँ हो जाएगा 3x। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे 1 में तो -3 हो जाएगा, फिर बराबर लगाएंगे, y से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा y। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, y को इधर फेंक देंगे और ये जो -3 है उसको उधर फेंक देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x और इसको इधर फेंकेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में, फिर बराबर लगाएंगे, और ये -3 है उसको उधर फेंकेंगे तो +3 आ जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तथा यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पे आप फिर क्या करेंगे, जो ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर है, तो हर में क्या कर रहा है, 8 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्न दूसरे के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर अंश हो जाएगा, नीचे हर, इसमें 8 को जोड़ेंगे, फिर बराबर यहाँ पे क्या रहा है, यानी कि 8 जोड़ा जाता है हर में तो वह 1/4 हो जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4। ठीक है, अब देखिए 4 से गुणा करेंगे x में तो यहाँ हो जाएगा 4x, फिर बराबर लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे नीचे जो हर में है यानी कि y+8, इससे क्या करेंगे 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा y+8। ठीक है, अब देखिए इसके बाद y को इधर फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x - y, फिर बराबर हो जाएगा 8। अब इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए जो समीकरण 1 आया और समीकरण 2 आया है, इसमें y और y मिल रहा है, दोनों माइनस में है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे। चलिए इधर करते हैं। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखे हैं समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 ये ऊपर वाला है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x - y, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 यहाँ पे नीचे है, तो इसके नीचे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x - y बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद
अब देखिए इन दोनों को घटाएंगे तो इस प्रकार से रेखा खींचेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 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 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस फिर माइनस। देखिए यहाँ पे वाई से वाई कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है। और देखिए यहाँ पे 4x में से 3x घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा x। देखिए 4 बड़ा है, माइनस में माइनस लगा देंगे फिर बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद 8 में से क्या करेंगे 3 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 5। देखिए यहाँ पे 8 बड़ा है, नीचे माइनस से माइनस लगा देंगे, माइनस से माइनस काट देंगे, यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे x का जो मान आया है 5 आया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो x का मान आया है चाहे समीकरण 1 में रखेंगे चाहे समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, किसी में भी हम लोग रख सकते हैं। चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे ये समीकरण 1 है तो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस वाई फिर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे x के स्थान में कितना रखना है 5 रखना है तो देखिए यहाँ पे रखेंगे, लिखेंगे 3 गुणे 5 माइनस वाई फिर बराबर हो जाएगा 3। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे 3 में तो 5 3 15 माइनस वाई फिर बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे y को उधर फेंक देंगे और 3 को इधर फेंक देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस 3 फिर बराबर हो जाएगा यहाँ पे y। ठीक है, 15 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 12 फिर बराबर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे y। ठीक है, देखिए यहाँ पे y का मान जो आया है 12 आया है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करना हमें, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ था तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये भिन्न था तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे भिन्न। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पे भिन्न बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि x बटा वाई। और देखिए यहाँ पे x का मान कितना आया है, यानी कि 5 आया 5 लिख देंगे, और y का मान 12 आया है तो 12 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे ये भिन्न प्राप्त हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर है, ये आपका पहला क्वेश्चन हल हो गया। ठीक, अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर जो प्रश्न लिखे हुए हैं, ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 4 नंबर के पूछे जाते हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऊपर से पढ़ेंगे, इसका एक चित्र बनेगा तो उसको बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे हल करके बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक शंकु बनाएंगे इस प्रकार से। ठीक, देखिए यहाँ पे एक शंकु बना रहे हैं। ठीक, और देखिए इसकी जो त्रिज्या दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या दिया है r बराबर यानी कि 3.5 दिया। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और देखिए इसके आगे लिखा हुआ है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसके नीचे क्या है, एक अर्धगोला है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है, यानी कि यहाँ पे देखिए शंकु और यहाँ पे अर्धगोला यानी कि दोनों को लेकर के इसकी ऊंचाई जो दिया हुआ है 15.5 सेमी है। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। आप देखिए यहाँ पे जो शंकु की, देखिए यहाँ पे जो शंकु की त्रिज्या है वही अर्धगोले की त्रिज्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही अर्धगोले की ऊंचाई है, यानी कि अर्धगोले की जो ऊंचाई है 3.5 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शंकु की ऊंचाई नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इस पूरे खिलौने में से इस अर्धगोले की ऊंचाई क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 15.5, इसमें से क्या करेंगे 3.5 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे इस शंकु की जो ऊंचाई है, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं हम, यानी कि देखिए इस शंकु की जो ऊंचाई है यानी कि h बराबर 12 है। ठीक है, और इसे यहाँ पे देखिए त्रिज्या इसका दिया था 3.5। ठीक, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो जो दिया इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि अर्ध, देखिए यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले। ठीक, अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 3.5। ठीक है, देखिए इसको हल करेंगे तो r बराबर यहाँ पे आ जाएगा 7/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अर्धगोले की ऊंचाई भी दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे
अर्ध, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे अर्ध गोले की ऊंचाई। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं अर्ध गोले की ऊंचाई, यानी कि h बराबर हो जाएगा, यानी कि 3.5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर। अगर देखिए इसको क्या करेंगे, अगर दशमलव हटा के इसको हल करेंगे तो 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे शंकु की यानी कि त्रिज्या जो दिया उसको लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा शंकु। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे शंकु की त्रिज्या। देखिए यहाँ पे शंकु की त्रिज्या यहाँ पे हो जाएगा R1 बराबर 3.5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे दशमलव हटा के इसको हल करेंगे तो R1 बराबर आ जाएगा, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे अर्धगोले की त्रिज्या R था, तो इसको क्या करेंगे, अगर शंकु की त्रिज्या मानेंगे तो उसको R1 मान लेंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे शंकु। देखिए यहाँ पे लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। देखिए यहाँ पे शंकु की ऊंचाई यानी कि h बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई है ये, यानी कि तिर्यक ऊंचाई होता है L बराबर, तो इसका हमें क्या करना, मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख करके उसका मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे शंकु। देखिए यहाँ पे शंकु की तिर्यक। देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ठीक, देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L बराबर हो जाएगा करनी में, यहाँ पे हो जाएगा R² प्लस H। देखिए यहाँ पे H हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे अर्धगोले की जो ऊंचाई था h था, तो क्या करेंगे, शंकु की जो ऊंचाई रहेगा उसको h1 मान लेंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे h1। ठीक है, अब देखिए आप लिखेंगे L बराबर करनी में, देखिए यहाँ पे यानी कि R, यानी कि शंकु की जो त्रिज्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 3.5, तो यहाँ पे क्या अगर R1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शंकु की त्रिज्या को R1 माने थे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3.5 का यहाँ हो जाएगा वर्ग, फिर प्लस, देखिए यहाँ पे यानी कि h1 स्क्वायर, h1 की जगह दिया, यहाँ पे दिया 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 का स्क्वायर। ठीक है, फिर आप लिखेंगे L बराबर करनी में, देखिए इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12.25, फिर प्लस इसका वर्ग करेंगे तो 144 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप हो जाएगा L बराबर करनी में आप हो जाएगा यानी कि 156.25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप लिखेंगे L बराबर करनी में आप हो जाएगा यानी कि 12.5 गुणे 12.5। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे करनी में दो संख्या सेम है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे L बराबर यहाँ हो जाएगा 12.5। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे L बराबर दिया 12.5, तो क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे L बराबर यानी कि 125 बटा हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे L बराबर 5 से काटेंगे तो 5 10 5 25, यहाँ हो जाएगा बटे में 2। ठीक है, यानी कि L का भी मान निकल चुका है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि खिलौने, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण, देखिए यहाँ पे लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय, देखिए यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे नीचे अर्धगोला है और ऊपर एक शंकु है, तो देखिए इधर अगर हम इसको लिखेंगे तो नहीं हटेगा, तो चलिए इधर लिख देते हैं। देखिए आप लिखेंगे बराबर। ठीक है, यानी कि यही बराबर इधर है, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि शंकु। देखिए यहाँ पे शंकु का पृष्ठीय, देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस यहाँ हो जाएगा यानी कि अर्धगोले। ठीक है, अर्धगोले का पृष्ठीय, देखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है यानी कि पाई आर एल होता है, फिर प्लस देखिए यहाँ पे अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पाई का मान रखेंगे 22/7 और देखिए यहाँ पे गुणा लगाएंगे और देखिए यहाँ पे लिख देंगे R1, क्योंकि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल R1 हो गया। और देखिए यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए त्रिज्या क्या दिया हुआ आपका, यानी कि 7/2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7/2, फिर गुणा लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे L के स्थान पे क्या दिया है, यहाँ पे आया था यानी कि 25/2 लिख देंगे, फिर प्लस यहाँ पे जगह 2 गुणे यहाँ पे लिख देंगे 22/7, फिर गुणा लगा देंगे। देखिए यहाँ पे यानी कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्या जो दिया हुआ है इसका यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, तो लिखेंगे 7/2 गुणे 7/2।
2, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 7 से 7 काट देंगे और देखिए 2 से काटेंगे यहाँ पे 11, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से काटेंगे 2 को और 7 से काटेंगे 7 को और 2 से काटेंगे यहाँ पे यानी कि 22 को यहाँ पे जाएगा 11, ठीक है। अब देखिए यहाँ बचेगा 11 गुणे 25, फिर बटे में बचेगा 2, फिर प्लस और यहाँ पे बचेगा यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 77, ठीक है। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं। अब चलिए इसके आगे इधर हल करके बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 77 के नीचे 1 लगाएंगे, 1 से गुणा करेंगे 275 में तो वही आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 275 फिर प्लस, ठीक है। अब देखिए 2 से गुणा करेंगे 77 में तो यहाँ पे हो जाएगा 2 7 14, 14 1 हो जाएगा 15, फिर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, 12 2 हासिल 1, 3 और 1 हो जाएगा 4, फिर बटे में हो जाएगा 2। अब देखिए क्या करेंगे, 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 214.5 आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटाकर क्या करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 6 नंबर का पूछा जाता है। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनयन कोण 45 है। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20 कोष्ठक में कर्णिक 3-1 मीटर है, ठीक है। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए ऊपर से इसको पढ़ते हैं और यहाँ पे एक चित्र बनेगा उसको बनाते हैं, तब उसके बाद क्या करेंगे, इधर से हल करके बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक भवन के शीर्ष, देखिए यहाँ पे यह एक भवन है, ठीक है, ठीक है, इतना कुछ समझ में आ रहा होगा। और ये ऊपर वाला जो है शीर्ष है, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण, देखिए यहाँ पे यह एक स्तंभ है, ठीक, इतना कुछ समझ में आ रहा होगा। और देखिए इसका ये शीर्ष है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए यहाँ पे इस भवन के शीर्ष से और इस स्तंभ के शीर्ष से इस प्रकार से जो कोण बना रहा है 60 डिग्री का है। और देखिए इसको इस प्रकार से खींच देंगे, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, भवन के शीर्ष से, देखिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे ये भवन का शीर्ष हो गया, भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनयन कोण, देखिए यहाँ पे ये स्तंभ का पाद है, ठीक है, और इसका अवनयन कोण नीचे वाला इस प्रकार से और इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका जो कोण बना रहा है 45 डिग्री का बना रहा है, तो ये भी बनाएगा 45 डिग्री, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है, यानी कि इस पूरे स्तंभ की जो ऊंचाई है कितना है, 40 मीटर है, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे और इसको डी और इसको ई मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20 कोष्ठक में कर्णिक 3-1 मीटर है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको एच मान लेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये जो आया है, इस पूरे स्तंभ की ऊंचाई 40 है, तो क्या करेंगे 40 में से ये एच को घटा देंगे, तो ये इसका मान हो गया, ठीक है। अब देखिए ये एच है तो इसके बराबर यह जो है ये भी एच है, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, पहले हम लेंगे त्रिभुज यानी कि ए डी ई लेंगे, देखिए यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में, ठीक। अब जो जो दिया उसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे थीटा का जो मान दिया हुआ है, थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री। और देखिए यहाँ पे डी और ई का मान देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि डी और ई का मान दिया हुआ है 40 - h, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो मान दिया रहता है उसको देखते हैं और यहाँ पे यानी कि आधार को देखते हैं, यानी कि लंब बटा आधार। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं लाल बटा होता है कक का, ठीक, यानी कि लंब बटा आधार। देखिए यहाँ पे लंब बटा आधार होता है tan थीटा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। देखिए यहाँ पे थीटा जो दिया 60, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री, फिर बराबर हो जाएगा यहाँ पे लंब की जगह पे देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है
यही आपका लंब था, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 माइनस एच हो जाएगा, फिर बटा लगाएंगे। और देखिए आधार की जगह पे ए डी, यहाँ पे नीचे लिखेंगे ए डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे tan 60 का मान होता है, यानी कि करनी में 3 लिखेंगे, करनी में 3 फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 40 माइनस एच हो जाएगा, फिर बटा लगाएंगे। और देखिए यहाँ पे नीचे लिखेंगे ए डी, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे का लगाएंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि करनी में 3 ए डी फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 40 माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करनी 3 से क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए डी बराबर 40 माइनस एच, फिर बटा लगाएंगे, हो जाएगा करनी में 3, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये वाला ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई है, तो देखिए इसमें एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, उसको लेंगे। देखिए आप लिखेंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थीटा के जगह पे बन रहा है आपका, यानी कि 45, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे ए और बी का मान दिया है एच, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर यहाँ हो जाएगा एच, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी कि लंब बटा आधार हो जाएगा 10, तो देखिए इधर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रेखा खींचेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थीटा जब 45 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 45 डिग्री, फिर बराबर लंब की जगह दिया है एच, तो यहाँ पे लिखेंगे एच, फिर बटा, और आधार की जगह दिया है बी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी, ठीक है। देखिए 10 45 मान 1 होता है तो 1 लिखेंगे, फिर बराबर यहाँ पे हो जाएगा एच बटा बी सी, ठीक है। इसके नीचे एक लगाएंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे तिर्यक का, तो यहाँ हो जाएगा बी सी बराबर एच, इसको क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे बी और सी, देखिए यहाँ पे बी सी जो नीचे का आधार है ए डी के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी बराबर किसके है, बी सी के, यानी कि बी सी के स्थान पे ए डी का मान रख सकते हैं और ए डी के स्थान पे बी सी का मान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, समीकरण यहाँ पे जो एक है इसमें रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 में, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे बी सी बराबर एच रखने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी बराबर, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 40 माइनस एच, फिर बटे हो जाएगा करनी में 3, देखिए यहाँ पे ये है, इसको उतार दिए हैं। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा करनी में 3, यहाँ पे हो जाएगा करनी में 3, यहाँ पे ए डी फिर बराबर हो जाएगा 40 माइनस एच, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ए डी बराबर है बी सी के, तो बी सी के स्थान में क्या रख सकते हैं, एच रख सकते हैं, तो यहाँ पे यानी कि ए डी, यानी कि ए डी जगह क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे करनी में 3 एच, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 40 माइनस एच, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बार और समझाते हैं। देखिए यहाँ पे बी सी जगह पे एच रखेंगे, और देखिए बी सी किसके बराबर था, ए डी के बराबर है, तो ए डी के स्थान पे एच रख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसको पक्षांतर करने हो जाएगा करनी 3 एच हो जाएगा, इसको पक्षांतर माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे बराबर 40, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इधर कर रहे हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या एच कॉमन आ रहा है, तो एच कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एच, फिर हो जाएगा कोष्टक में करनी 3 + 1 हो जाएगा, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 40, ठीक है। अब देखिए इससे इसमें भाग कर दें, यहाँ हो जाएगा एच बराबर यहाँ पे 40 बटा हो जाएगा करनी 3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर का मिटा कर क्या करते हैं, इधर हल करके बताते हैं। चलिए इधर का पहले मिटा लेते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं। अब चलिए इसके आगे इधर हल करके बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एच, तो यहाँ पे लिखेंगे एच बराबर, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 40, फिर बटे में लिखा है करनी 3 + 1। अब क्या करेंगे, इसके हरों का यानी कि चिन्ह से विपरीत ऊपर नीचे गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि करनी 3 - 1 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा करनी में 3 - 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो नीचे का हर था उसी के चिन्ह के क्या किए, ऊपर नीचे यानी कि गुणा किए हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करें, यहाँ पे लिखेंगे एच बराबर, ऊपर से ऊपर गुणा करते यहाँ हो जाएगा 40, फिर कोष्टक यहाँ हो जाएगा करनी में 3 - 1, फिर कोष्टक में फिर बटा लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे नीचे एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में बी बन रहा है, तो यहाँ हो जाएगा करनी में 3 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा एच बराबर, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 40, फिर कोष्टक, फिर करनी 3 - 1 हो जाएगा, कोष्टक बंद कर फिर बटा लगाएंगे। और देखिए यहाँ पे करनी 3 का 2 बार गुणा, करनी हट जाएगा, 1 कवर करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे एच बराबर, यहाँ ऊपर हो जाएगा 40, फिर कोष्टक करनी में 3 - 1, फिर कोष्टक में फिर बटा लगाएंगे। देखिए यहाँ पे
3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 से 40 को काटेंगे तो 20 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा h बराबर 20, फिर हो जाएगा कोष्टक में कर्णिम 3 - 1, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हमें यही सिद्ध करना था, तो देखिए यहाँ पे ये आ चुका है, ये आपका सिद्ध हो गया। ये आपको तीसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा के क्या करते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिख करके उसको हल करके बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 4 नंबर के पूछे जाते हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ 2 क्रमागत धनात्मक सम संख्या, तो पहले उसको लिखेंगे। देखिए हमें याद है, चलिए हम आपको लिख करके दिखाते हैं। देखिए आप लिखेंगे माना, देखिए आप लिखेंगे माना पहली, देखिए आप लिखेंगे माना पहली यानी कि क्रमागत, देखिए आप लिखेंगे क्रमागत। ठीक है, देखिए आप लिख रहे हैं माना पहली क्रमागत सम, देखिए आप लिखेंगे सम संख्या। ठीक, देखिए यहाँ पे सम संख्या जो हो जाएगा यानी कि x हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, दूसरी क्रमागत सम संख्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि दूसरी, देखिए यहाँ पे लिखेंगे दूसरी क्रमागत। ठीक है, दूसरी क्रमागत सम संख्या। ठीक, देखिए यहाँ पे सम संख्या जो होता है आपका यानी कि x + 2 होता है। ठीक है, यही आपका 2 संख्या होता है। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि वर्गों का योग, यानी कि इसका और इसका, इन दोनों का वर्गों का योग जो दिया हुआ है 244 है। ठीक है, योग मतलब होता है जोड़ना। चलिए बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहले प्रश्न के अनुसार, यानी कि इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे, दोनों को जोड़कर उसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे यानी कि इसका वर्ग करेंगे यानी x का, फिर प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे यानी कि x + 2 और इसका वर्ग कर देंगे, फिर बराबर दिया हुआ है यानी कि 244, यहाँ पे लिखेंगे 244। ठीक है, यानी कि पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग और दोनों का योग 244 है। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका वर्ग करेंगे हो जाएगा x² फिर प्लस, देखिए यहाँ पे यानी कि a + b का होल स्क्वायर के सूत्र बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा a² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, फिर प्लस 2a, एक जगह दिया x, फिर गुणे b की जगह दिया 2, फिर बराबर हो जाएगा 244। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1x दोनों को जोड़ेंगे तो 2x² हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर जब इन सभी का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पे हो जाएगा 4x, फिर बराबर हो जाएगा 244। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इस 4 को उधर फेंक देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² फिर प्लस 4x, फिर बराबर हो जाएगा 244, फिर माइनस हो जाएगा 4। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2x² फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे 4x, फिर बराबर यहाँ पे देखिए 244 में 4 घटाएंगे 240 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 बाहर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन लेते हैं 2 हट जाएगा, और यहाँ पे देखिए 4 है तो 2 आ जाएगा, फिर कोष्टक बंद, फिर बराबर हो जाएगा 240। ठीक है, अब देखिए जो 2 आया 2 से क्या करेंगे 240 से भाग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस 2x, फिर हो जाएगा बराबर 240 बटे में हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे 2 से इसको काट देंगे, तो यहाँ पे जाएगा 2 1 कम 2 2 दूनी 4, यहाँ पे जाएगा 0। अब यहाँ पे लिखेंगे x² फिर प्लस 2x, इसको पक्षांतर करेंगे माइनस में हो जाएगा 120, फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए गुणा करने पर 120 घटाने पर 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऐसा कोई 2 संख्या सोचना है जिसका गुणा करने पर 120 और घटाने पे आ जाना चाहिए यानी कि 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे x² फिर प्लस, ठीक है, फिर कोष्टक। अब देखिए अगर हम 12 में 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा यानी कि 120 आ जाएगा, और 12 में से अगर हम 10 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 - 10, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, यहाँ पे x है तो x लिखेंगे, फिर यहाँ जाएगा माइनस 120, फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x² फिर प्लस x से पारी पार दोनों गुणा कर देते हैं, हो जाएगा 12x फिर माइनस 10x फिर माइनस 120, फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से x कॉमन रहते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x फिर कोष्टक, फिर यहाँ पे देखिए x कॉमन लेते हैं, हो जाएगा x फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे 12, फिर कोष्टक बंद कर देंगे,
देखिए यहाँ से 10 कॉमन आ रहा है तो -10 कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा कोष्टक बचेगा x, 10 के पहाड़े में 120 कितने बार में आएगा, यानी कि 12 बार में आएगा, माइनस कॉमन लेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, फिर कोष्टक में फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, इसको एक कोष्टक में लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा x - 10 एक कोष्टक में, और ये 2 है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा x + 12 एक कोष्टक में, फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x - 10 बराबर 0, एक बार इसके साथ लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x + 12 बराबर 0। ठीक है, 10 को उधर पक्षांतर करते हैं, यहाँ हो जाएगा x बराबर -8 प्लस में आ जाएगा, और देखिए 12 को उधर फेंकेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर -12। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये माइनस में, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, x बराबर आ गया 10। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ पे पहली क्रमागत सम संख्या था, यानी कि x बराबर 10 आ गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहली, देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहली क्रमागत, ठीक है, पहली क्रमागत सम, ठीक, संख्या, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं पहली क्रमागत सम संख्या x बराबर आ गया है 10, ये 10 हो गया। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे दूसरी, देखिए यहाँ पे लिखेंगे दूसरी क्रमागत। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे दूसरी क्रमागत सम, यहाँ पे हो जाएगा सम संख्या। ठीक, देखिए यहाँ पे हो जाएगा सम संख्या, यानी कि यहाँ पे क्या था आपका, यानी कि x + 2 बराबर, यहाँ पे देखिए x 10 आया, 10 लिख देंगे, फिर प्लस 2 जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12। ठीक है, यही आपका 2 संख्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा कर क्या करते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं, ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इसके उल्टा मानकर चलेंगे, यानी कि हम मानेंगे कि करनी में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना करनी में 3 एक परिमेय, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं करनी में 3 एक परिमेय संख्या, ठीक, संख्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे माने हैं, यानी कि माना करनी में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बस आप ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे करनी में 3, फिर बराबर लगा, यहाँ पे लिखेंगे a/b, फिर कोष्टक में लिखेंगे जहाँ, देखिए यहाँ पे लिखेंगे जहाँ a व b दोनों, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं जहाँ a व b दोनों सह अभाज्य, देखिए यहाँ पे सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, आप लोग ध्यान समझिएगा, इसको हम समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं जहाँ a व b दोनों सह अभाज्य संख्या है, इसका मतलब ये हुआ कि a जो है b को भाग करेगा और b जो है a को भाग करेगा। ठीक है, यानी कि a को कोई और संख्या भाग नहीं कर सकता है, b को कोई और संख्या भाग नहीं कर सकता है, यानी कि यह आपस में ही भाग होगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों, देखिए यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, अब देखिए इसका वर्ग करेंगे, यहाँ हो जाएगा करनी में 3 का स्क्वायर, फिर बराबर लगा, यहाँ हो जाएगा a/b का पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका वर्ग करेंगे, करनी हट जाएगा, फिर बराबर लगाएंगे, इसका वर्ग करेंगे, यहाँ हो जाएगा a² बटे में हो जाएगा b²। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 3 के नीचे 1 लगाएंगे, तिरिया गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3b² फिर बराबर a²। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 3 से क्या करेंगे, a² में भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि b² बराबर a² बटा हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग इसमें ध्यान से देखेंगे तो a² 3 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि a² 3 से विभाजित, देखिए यहाँ पे लिखेंगे विभाजित है। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, यानी कि a² 3 से विभाजित है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर स्क्वायर हटा दें तो a जो है वो भी 3 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे a भी 3 से विभाजित, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं विभाजित है। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए जो आया था इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है,
अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, नीचे से करेंगे तो आप लिखेंगे समीकरण। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में a बराबर 3 के रखने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 में a बराबर 3 के रखेंगे। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 ये है। अब देखिए अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर से बताते हैं। देखिए यहाँ पे ये समीकरण 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि b स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बटा 3। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 उतार दिए हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर बराबर, और देखिए यहाँ पे या a की जगह 3 के रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 के और इसका होल स्क्वायर फिर बटे में हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए 3 के का स्क्वायर करेंगे 3 तरीका हो जाएगा 9, के स्क्वायर हो जाएगा फिर बटे में हो जाएगा 3। 3 से क्या करेंगे 9 को काटेंगे तो 3 तरीका 9 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3 के स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे 3 है, क्या करेंगे b स्क्वायर में भाग कर देंगे तो यहाँ बचेगा के स्क्वायर बराबर हो जाएगा b स्क्वायर बटा यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे b स्क्वायर जो है 3 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि b स्क्वायर 3 से विभाजित। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं यानी कि b स्क्वायर 3 से विभाजित है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगर स्क्वायर हटा देंगे तो b भी 3 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे b भी 3 से विभाजित। देखिए यहाँ पे लिख रहा है विभाजित है। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे कुछ लिखना है, चलिए उसको लिख देते हैं यहाँ पे, तब उसके आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे उसको लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जो लिखेंगे वही उसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे पहले ये नीचे का मिटा लेते हैं, तब उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो थोड़ा सा बताए थे यहाँ पे नीचे और यहाँ पे नीचे उसको मिटा दिए हैं। आप लोग पहले उसको लिख लीजिएगा, तब उसके नीचे इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको अब हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं समीकरण 1 व 2 से यह पता चलता है a व b दोनों 3 से विभाजित हो रहा है। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें क्या पता चल रहा है, a जो है 3 से विभाजित हो रहा है, b जो है 3 से विभाजित हो रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखे हुए हैं लेकिन हमने यह माना था कि a व b दोनों सअभाज्य संख्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऊपर माने थे a व b दोनों क्या है, सअभाज्य संख्या है, यानी कि a जो है b को भाग करेगा, b जो है a को भाग करेगा। ठीक है, मगर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया ना, क्योंकि a जो है 3 से भाग हो गया, b जो है 3 से भाग हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखे हैं इससे यह पता चलता है कि हमारी अभिधारणा गलत है, करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अभिधारणा, यानी कि हमने जो माना था वह क्या है, गलत हो गया। ठीक है, इतना आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिख लीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।